सैलरी डे को सेविंग डे बना लें। सेविंग पहले करनी है और स्पेंड बाद में करना है। अपने रिटायरमेंट फंड तो जरूर से बनाइए, क्योंकि हर चीज़ के लिए लोन मिलता है, रिटायरमेंट के लिए नहीं मिलता। एक्चुअली में पैसा पेड़ पे बनते हैं, समय लगता है। 500 रुपीज़ की SIP करा पर डे, और वो भी एक सब्जी वाला। अगर ये सब्जी वाला 20 साल तक 10,000 रुपये की SIP कंटिन्यू करता है तो इसका 12% के हिसाब से भी शायद 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बन जाएगा। और इससे अच्छा टूल नहीं है आज की डेट में पैसा बनाने का। मार्केट है, ये ऊपर नीचे अगर नहीं होगा तो आपके पैसे ही नहीं बढ़ेंगे। जैसे सारे AMCs अंडर कंप्लायंस हैं, सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, बस आपको उसमें से प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर नीरज कुमार जी, जो वीना फिन सर्विस के मालिक हैं। इनका पैशन है लोगों को डिसिप्लिन तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना सिखाना। ये आपको बताएंगे कि पैसों का पेड़ कैसे लगाया जा सकता है। इनको तकरीबन 2 दशकों का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट में। अब ये लगभग टोटली डेडिकेटेड हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स के अंदर। सर, बच्चों के लिए आज की जो जनरेशन है, जो जेड जनरेशन है, जो भी है, उनको यही नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, और उनका पहला और लास्ट टारगेट होता है जितना पैसा है उसको खर्च करें। बिल्कुल। अब उनके अंदर सेविंग हैबिट कैसे इनकलकेट की जाए? बिल्कुल, इसको हम स्टार्ट देखो हमें करना पड़ेगा खुद से। जैसे हम एज अ पेरेंट, हमें वो सबसे पहले तो हमें बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। आज की जो नई जनरेशन है, जो मिड एज की जो बात करें, 30-35 वाला जो एज ग्रुप है, वो एक पेरेंट भी हैं आज की डेट में, वो एज ग्रुप। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो खुद आज की डेट में अपनी सारी चीज़ें जो स्पेंडिंग है, वो पहले क्या करते हैं कि खर्चा पहले होता है, सेविंग बाद में होती है। ये कल्चर है। दूसरी चीज़ क्रेडिट कार्ड का कल्चर है। ईजिली क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो स्वाइप करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि एट द एंड ऑफ द मंथ 15 तारीख 20 तारीख के बाद उनके पास कुछ नया करने के लिए कैश ही नहीं होता। तो उसको हैबिट वहाँ से स्टार्ट करनी है हमें खुद से। बाकी हम जैसे बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो बच्चों को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि जैसे हम जेब खर्च देते हैं बच्चों को जी। जैसे मैं अपने बेटी की ही बात एक एग्जांपल लेके करता हूँ कि जैसे मैं अभी 10-11 साल की है, मैं 1000 रुपीज़ उसको एज अ पॉकेट मनी देता हूँ। अब उसमें मैं उसको एक चीज़ ये कहता हूँ कि आपको सारे पैसे खर्च नहीं करने। सबसे पहले इसमें ना 300 रुपये 200 रुपये आप अलग से निकाल के रखोगे, एंड ये पैसा आखिरी महीने तक रहना चाहिए, बाकी का आप खर्च करो। वो आगे चल करके ये उसको सबसे माइंड में ये आएगा कि सेविंग पहले करनी है और स्पेंड बाद में करना है। हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी प्रॉब्लम यही है कि वो सेविंग के बारे में नहीं सोच करके खर्च के बारे में सोचते हैं। EMI कल्चर, क्रेडिट कार्ड कल्चर, वो सारा कि भाई नौकरी लगी है तो सीधा ही आप सारी चीज़ें खरीद। आज की डेट में जो एक हम खास करके देखें मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है, क्या होता है कि उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी सारी परेशानियां देखी हैं, कैश पैसे का दिक्कत रही है उनके लाइफ में मोस्टली। तो वहाँ पे क्या होता है कि वही हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इच्छाएं होती है हमारी कि हम जब फर्स्ट जॉब करेंगे तो ये लेंगे। तो जब वो बड़ी जॉब में जाते हैं, अच्छी सैलरीज आज की डेट में मिल रही हैं, IT सेक्टर को देख लो, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पे जो वो इच्छाएं हैं ना एकदम से बाहर निकल के आती है कि अच्छा अब तो पैसा आ गया, वो चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस चक्कर में हम सेविंग भूल जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मैं अपने एक दादाजी की छोटी सी एक मेमोरी बताऊं कि वो क्या करते थे कि मैंने उनको देखा है कि मतलब जैसे ही उनकी सैलरी आती थी तो वो क्या करते थे कि छोटे छोटे टुकड़े में ना पैसे को अलग अलग रख देते थे। पहले महीने जिस दिन आए उसी दिन कि ये सब्जी वाले को देना है या ये किसी और काम के लिए, तो अलग अलग काम को डिफाइन करके उन्होंने पैसे ही अलग कर दिए, करते मल्टी एसेट एलोकेशन। बाकी अब जैसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, एक तो ये वाला एक इस तरीके की हैबिट आप जैसे मैंने बताया इस तरीके से शुरू करें, और पहले तो अपना स्टार्ट करें कि सैलरी डे को सेविंग डे बना लें। 1 तारीख को ही आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। उसके बाद इमरजेंसी फंड जरूर से बनाएं अपना, क्योंकि आज की डेट में नहीं पता प्राइवेट जॉब में कि आपको अगले दिन हायर एंड फायर का सिस्टम शुरू हो चुका है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि एटलीस्ट 3 से 6 महीने का बकेट बना के चलिए। होगा क्या कि कभी भी ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उस समय आपको ये नहीं रहेगा कि घर में
किचन किचन एक्सपेंसेस की टेंशन नहीं रहेगी। आप यू आर फुली फोकस कि मुझे जॉब ढूंढना है जल्दी से जल्दी और अच्छे से इंटरव्यू कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से ये कर सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट, जैसे मैं अपने बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हम उनको भी गाइड करते हैं पहले दिन से कि जैसे कि आपकी सैलरी आती है तो एक कंसेप्ट हमने उनको बनाया हुआ है जो कि हमने अपने क्लाइंट को फॉलो भी कराते हैं कि नेवर कैरी फॉरवर्ड योर सैलरी टू नेक्स्ट मंथ। जैसे कि आपको मान लो 1 लाख की सैलरी मिली है ना, तो उसमें 5,000 रुपये आखिरी 30 तारीख को बच रहे हैं, तो उसको ना खर्च नहीं करना, उसको किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए या कहीं पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा थोड़ा करके, जो हम मान लो हम वो पहले महीने वाली चीज़ नहीं भी कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो जैसे अभी एक हमारे जानने वाले, उन्होंने भी सेम ऐसे ही फॉलो किया, हमारे क्लाइंट भी हैं वो, उन्होंने ऐसा कर करके अपनी पहली 4 व्हीलर फाइनेंस करी और कोई लोन नहीं लिया। ये करीब 4 साल से वो कर रहे थे इस तरीके से। मतलब क्या करते थे, पूरे महीने की जो एक्सपेंस हुए, जो लास्ट में बचा, उसको उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। नहीं तो क्या होता है कि जैसे अगले महीने ना, वो हम क्या माइंड में आता है कि जब 5,000 बचे हैं अगले महीने तो 1,05,000 हो गए, तो इस महीने 5,000 की वो ऐसी एक्सपेंसेस होती है जो कि एक्चुअली में जरूरत नहीं है। दो चीजें हैं कि आपकी डिजायर्स और आपकी नीड्स के बीच में इंसान को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बिल्कुल। और महीने के लास्ट में जो पैसे बच रहे हैं उसको खर्च करने की, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, खुजली नहीं मचनी चाहिए। अब छोटी सी चीज और है, जैसे कि आज की डेट में आप देखो ना, बच्चे गैजेट्स के ऊपर बड़े क्यूरियस होते हैं, नहीं मेरे को आईफोन लेना है या फलाना स्मार्टफोन लेना है या फलाना लैपटॉप लेना है, और काफ़ी कॉस्टली होती है। एक्चुअली हमारे सोसाइटी के आसपास जो बच्चे देखते हैं वही मांगते हैं हमारे। उसमें हम एक कंसेप्ट ये रख सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा हम बच्चों को जैसे सिखा सकते हैं कि 1 मोर डे वाला कंसेप्ट, कि लग रहा है कि नहीं मुझे आगे आईफोन लेना है, बट आपको आज नहीं लेना, करना है अच्छा 1 दिन के बाद लेता हूँ, फिर अगले दिन बोलना है 1 दिन के बाद लेता हूँ। इससे क्या होगा कि एक समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। 1 मोर डेज करते करते मैंने अपने साथ ये चीज़ करा कि मेरे को फ़ोन लेना था, ऐसे ही लगा कि नहीं अच्छा फ़ोन चेंज कर लेना चाहिए, सबने चेंज कर लिया, बट यही कंसेप्ट मैंने किया कि 1 मोर डेज करके मेरे को 2.5 साल लगे नया फ़ोन लेने में। उनका पता चला कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वही कि एक जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको क्लियरली आपने डिफाइन करना है, और खास तौर पे यंग जनरेशन को, कि आपकी डिजायर्स क्या हैं, आपकी नीड क्या है, और उसको रोकने के अलग तरीके हैं। जैसे आपने बहुत छोटे छोटे फार्म कोई भी कर सकता है। हाँ, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि एक दिन सोच के ले लो, दूसरे दिन सोच के ले लो। होगा क्या, आपका थॉट प्रोसेस चलेगा, आप रीथिंकिंग करोगे, आप रिव्यू करोगे, जो बाइंग है वो आपकी रुक जाएगी। अगर हम सेव नहीं कर पाते हैं तो उसका एक रीजन है कि हमारे में एक पल्स बाइंग आती है। दूसरी चीज की आजकल हम क्या करते हैं कि कम, मतलब एक सोसाइटी प्रेशर भी है। अब जैसे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हॉलीडे पे जा रहे हैं। फैमिलीज ऐसी होती है कि साल में 4 बार हॉलीडे पे जाते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि वो साल में 1 बार भी नहीं जाते हैं क्योंकि दे कांट अफोर्ड उस चीज़ को। बट वो एक प्रेशर आता है, तो कभी कभी फैमिलीज क्या करती हैं, क्रेडिट कार्ड है आज के डेट में, वो क्या करते हैं कि इम्पल्सिव जो है वो नेचर होता है, तो वो क्या कर, उस प्रेशर्स की वजह से बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाते हैं और क्रेडिट कार्ड ज़बरदस्ती का लोन आता है उनके ऊपर। एकदम से नहीं आएगा वो बच्चे में, वो धीरे धीरे हमें रूट वो समझना पड़ेगा, बच्चों के साइकोलॉजी को समझ करके फिर धीरे 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 उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और पहले तो सबसे पहले खुद को करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके पास कि लोगों ने, जैसे आपने अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने पूरे साल की जो महीने की सैलरी होती थी उसका जो सेविंग था, उस सेविंग को लेकर के उन्होंने इन्वेस्ट किया, 4-5 साल में उन्होंने अपनी नई गाड़ी का फाइनेंस करवा दिया। ऐसे और कोई एग्जाम्पल है खासतौर पे जिनके आपने छोटी छोटी सिप करवाई और आज वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं या फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं? जैसे कि मेरे सोसाइटी में आप ये देखो कि मेरा सब्जी वाला जो है, बेसिकली ऐसे ही कोविड में डिस्कशन हो रही थी कि आपस में ही बात कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ थे वहाँ पे बैठ अपने, तो कि LIC मेरी बंद हो गई है, कैसे चालू कराएं। तो काफ़ी देर 10 मिनट सुना, मैं डिस्कशन कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। हमने उनसे पूछा कि आपके पेटीएम वगैरह आजकल खूब चलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा भी रहा था, तो मैंने बोला पेटीएम में डेली कितने आ जाते हैं तुम्हारे, है ना। तो बोला जी 700-1000 रुपये के आसपास डेली का ट्रांजेक्शन है। तो हमने उनको एक डेली सिप वाला कंसेप्ट होता है जो उनके लिए काफ़ी 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 300 रुपीज़ तरीके से वो चीज़ करते 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 हमने 6 महीने में, सबसे पहला टारगेट था कि क्योंकि उनके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके फाइनेंसेस का कोई फिक्स नहीं है कि महीने में कितना आएगा। तो मेरे को लगा कि वो उसका पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे जो उसने प्रीमियम भरा है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 6-8 महीने में इकट्ठा इतना पैसा किया कि ताकि वो प्रीमियम अपनी जो पॉलिसीज़ को रिन्यू वापस से वो रीइंस्टेट कर पाए। धीरे 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 1-2 साल में हमने, आज की डेट में 500 रुपीज़ पर डे की SIP कर रहा है। आज की डेट में मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट भी हो गया होगा उसके फंड में।
₹500 की SIP करा पर डे, और वो भी एक सब्जी वाला। एवरेज देखो तो अगर सैटरडे संडेज को भी आप हटा दो तो ऑलमोस्ट 20 दिन का एवरेज अगर पकड़े, 10,000 रुपए के SIP जो कि एक व्हाइट कॉलर जॉब में कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। ये छोटे छोटे देखो प्रैक्टिसेस हैं, ये बेसिकली ये करते 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 2 महीने 3 महीने करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हैबिट में आ जाएगा। कोई सा भी आप कोई ये मतलब कोई हार्ड रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर हो या कोई कोच हो, उनसे बात करें तो वो क्या होगा कि एक्चुअली क्या होता है कि एज अ इंडिविजुअल हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं हम बड़े इमोशनली लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कभी कम हो, हम चाहते हैं वो बढ़ता ही रहे। लेकिन क्या होता है कि हम उसको तो इस सिचुएशन की वजह से हमारा पैसा ग्रो कर नहीं पाता। लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन आती है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, वो घबरा जाते हैं और पैसे बाहर कर लेते हैं। तो बट वहाँ पे अगर एक फाइनेंशियल कोच होगा या कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो वो वहाँ पे उसको कम से कम एटलीस्ट पूछेगा ना कि मेरे को करना क्या है, इस तरीके से इसको प्लान करें, और वो आपको सारी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके आपके लिए एक अच्छा गोल प्लानिंग कर सकता है। छोटे छोटे हर चीज का एक गोल बनाओ ना। और ये जो आपने सब्जी वाले का एग्जांपल दिया ना, अगर ये सब्जी वाला 20 साल तक 10,000 रुपए की SIP कंटिन्यू करता है तो इसका 12% के हिसाब से भी शायद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाएगा, ज्यादा ही बन सकता है, ज्यादा ही बनेगा। और मार्केट से 12% का एक्सपेक्टेशन करना तो बहुत ही कम है। बिल्कुल 14% के करीब तो कहते हैं एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है, पर आप 12 तब भी एक सब्जी वाला आराम से करोड़पति बन सकता है। तो वो तो रहता है, देखो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, हम जैसे लिखते भी है नीचे कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क या इक्विटी मार्केट रिस्क है। बट क्या होता है कि 20 साल का हॉराइजन और 25 साल वो मैटर नहीं करता। बट क्या होता है कि बहुत लोग इसको सुन करके ना इंडस्ट्री मतलब इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, डर जाते। इस आज की डेट में फाइनेंशियल जो हम बोलते हैं लिटरेसी लोगों में बहुत कम है। मतलब जो पढ़े लिखे अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं वहां पे भी ये चीजें बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ बिल्कुल डिफरेंट थिंग। नहीं साहब, वो पैसा कमा रहे हैं EMI देने के लिए, बिल्कुल। और डिसिप्लिन तरीके से तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो आपने कहा वो तो हमारे ज्यादातर इन्वेस्टर्स को मालूम ही नहीं है। अब अगर हम इसी पे आते हैं, आपके पास ऐसे कोई वो हैं जो कि लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने की पोजीशन में आ चुके हैं 8-10 सालों में, जो भी आप अभी जैसे कि मैं एक बात करूं तो अब अगले 1-1.5 साल में 3-4 क्लाइंट ऐसे हैं उनका पोर्टफोलियो जो है 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट होम अपना जो है कम लोन लेकर के किया। लाइक अभी एक है क्लाइंट हमारे बेंगलोर में है, उन्होंने 1.5 करोड़ का मकान लिया, फ्लैट लिया। उसमें क्या है कि बहुत कम लोन अमाउंट है, उन्होंने उस तरीके से इसको प्लान करा। छोटे छोटे हर चीज़ की गोल बनाई है आपको, उससे ये होगा कि आपके फाइनेंसेस पे भी असर नहीं पड़ेगा, और आपका सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका जो लोन्स है वो कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी टेंशन आज की डेट में ये है कि जब महीने के आखिरी में लोन बड़ा हो जाता है ना तो वो टेंशन ज़्यादा रहती है। और जब ये टेंशन रहेगा तो आप अपना, अगर आप जॉब में हो या किसी बिजनेस में हो ना तो 100% आप दे ही नहीं सकते हो वहाँ पे। तो एक साइकोलॉजिकली है, मनी बेसिकली नॉट अ, मतलब उसको हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सेकेंडरी पार्ट है, मेन पार्ट है हमारा इमोशनल, जो हम पैसे के साथ जो इमोशन है साइकोलॉजिकली वो मैनेज करना है अपने आप को। अगर वो मैनेज किया तो पैसा अपने आप बनता है। हाँ, वो अमिताभ बच्चन की एक मूवी में है ना कि पैसा खुदा नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। बिल्कुल। और अगर आपके पास पता है कि आपके बैंक में 10-20-30 लाख रुपए पड़े हैं तो बीमारी भी आपके पास लोग बोलते हैं ना कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, ये भी एक नेगेटिव वे में चलता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, हम बोल देते हैं। बच्चों को भी कभी कभी ऐसा घर में बोल देते हैं कुछ, एक्चुअली में पैसा पेड़ पे बनते हैं, समय लगता है, वो समय आप देंगे तो पैसा बिल्कुल। आप मतलब फाइनेंशियल फ्री तो मन की चीजें कर रहे हो, अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, कोई भी चीजें आपकी जरूरतें कैसी होगी, इस चीज से अगर आप ऊपर आ गए तो यू आर फाइनेंशियल फ्री। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ या 5 करोड़ है तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो, ये भी जरूरी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि HDFC फ्लेक्सी कैप का अगर आपने 4 रुपए की सिप लगाई होती 1995-6 में जब शुरू हुआ था, तो आज वो मेरे ख्याल में 3-3.25 करोड़ के होते। बिल्कुल बन रही है। इतना ज्यादा, अब 1000 रुपए इन्वेस्ट करना तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत छोटी सी बात। आप शुरुआत करें इस तरीके से, 3-4 चीजें कर ले। अगर मैं एक पॉइंट टू पॉइंट करूं कि एक तो सबसे पहले गोल बेस्ड प्लानिंग करें। अच्छा, गोल बेस्ड प्लानिंग होता क्या है? गोल बेस्ड लाइक आपने हर चीज को डिफाइन कर दिया कि इस चीज के लिए मेरे को इतने पैसे अलग करने हैं। जैसे कि आज की डेट में बोलूं, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा ना कि एक सोसाइटी प्रेशर है, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो
डिस्कस करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हॉलीडे पे गए, तो आपने क्या करना है कि फैमिली के साथ बैठ करके आप मंथली बजट बनाइए कि कौन सी चीज़ के लिए कितना खर्च करना है। कार खरीदनी है मान लो 3 साल या 2 साल में, तो उसके लिए आज से इकट्ठा करना है, छोटा-छोटा एक सम इकट्ठा करिए। आप अपना हॉलीडे पैकेजेस जैसे होता है, मान के चलो कि 50,000 या 1 लाख रुपए लगेंगे, तो उसको डिवाइड बाय 12 करके आज से डेट में एक वो फंड क्रिएट कर लीजिए, है ना। अब बच्चों के एजुकेशन प्लान है, एजुकेशन है, उसके लिए एक आज से स्टार्ट करिए। अपने रिटायरमेंट फंड तो जरूर से बनाइए, क्योंकि हर चीज़ के लिए लोन मिलता है, रिटायरमेंट के लिए नहीं मिलता। बड़ी तकलीफ होती है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो अपने पूरी लाइफ बड़े अच्छे से उन्होंने एंजॉय करा, बट इन द लास्ट इनिंग ऑफ देयर लाइफ दे आर पेनीलेस। बिल्कुल, ये हम आप पड़ोस में सब इजीली आपको ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे। अपने सोसाइटी के पार्क में कितने लोग हैं, पैसे बहुत हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा है कि उन्होंने सारी चीज़ें बच्चों को दे दिया, बच्चे छोड़ के चले गए, है ना। तो पूरी लाइफ अच्छे से किया, लेकिन आखिरी समय में उनके मतलब नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक तो गोल बेस मतलब कि हमें जो है जैसे हमारे पास पैसा आया, हमने गोल सेट कर दिए। ये 500 रुपए की सिप है घूमने के लिए, ये 2,000 रुपए की सिप है नई गाड़ी खरीदने के लिए, बिल्कुल, ये 3,000 रुपए की सिप है मेरी फाइनेंशियल रिटायरमेंट और फ्रीडम के लिए, कि ये 3,000 की सिप मैं तब तक चलती रहेगी जब तक मैं बिल्कुल काम उसको करता रहूंगा। तब तक नहीं हाथ लगाना जबकि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि उसके बिना मेरा काम ही नहीं हो रहा। जैसे मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर मंथ में, जैसे है फरवरी में ही करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को जो भी प्लान करना है, जैसे आज मैंने फरवरी में मान लो कुछ नया प्लान कर लिया कि इस साल मुझे ये करना है, तो मैंने उस फरवरी से ही उसकी एक सिप स्टार्ट कर दी, है ना। हर चीज़ की मेरी एक पर्टिकुलर सिप है। मतलब घूमने जाना है, मुझे को अपने लिए कुछ फाइनेंशियल कोर्सेज, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए कोर्स करने हैं, उसके लिए मैंने सिप कर दी। वाइफ को उनके बर्थडे पे आपको गिफ्ट करना है, लाइक ज्वेलरी गिफ्ट करनी है, उसके लिए कर सकते हो। कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई फार्मूला नहीं है। आप हर चीज़ के लिए आप कर सकते हो। 1 साल के लिए भी एसआईपी कर सकते हो, ये छोटे-छोटे अमाउंट के लिए। पर ये जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, तो अब 3 साल के बाद अगर मैंने कार लेना है तो तब तक तो मार्केट अगर उसमें डाउन होगा तो मेरा सारा पैसा कम हो जाएगा। उसके लिए आप कोई ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मंथली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सिर्फ सिप ही करनी है। अगर आप लगता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ बैंक के आरडी में, आप वहाँ पे जमा करिए। बाकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिक्विड फंड्स होते हैं, कुछ डेट फंड होते हैं जो मार्केट के रिस्क से हट के होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि मार्केट का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता ज़्यादा। मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए हम लिक्विड फंड्स पे जाएं, जहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। साल 2 साल का टारगेट है तो आपने ये कर दिया। 3 वे में अगर मैं बात करूँ, 3 पॉइंटर्स में, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ ये करनी चाहिए कि आपके सबसे पहले अपनी, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स की आप अपनी इनकम जो है उसको हमेशा बैंक में इंटैक्ट रखिए। लिक्विड फंड्स में कुछ कंटीजेंसी फंड्स हमेशा होने चाहिए आपके पास, कैश में या बैंक अकाउंट में भी रख सकते हो। बाकी जो मेजर खर्चे हैं उसके लिए आप इस तरीके से डिवाइड करके आप गोल प्लान करके उसको रख करिए। कभी मेरे को नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्चुअली वो एक तो हैबिट हो जाएगी, उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, है ना। कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि एकदम से कुछ खर्चे आए तो मैं कहाँ से लाऊं। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना मतलब आप सोचो ना कि 40 से 45% का इंटरेस्ट जाता है अगर आप उसको नहीं रिपे कर पाते हो तो, है ना। पर डे बेसिस पे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो मतलब बड़ा पेनफुल है। और वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है एक समय के बाद कि आप देखो बहुत सारे न्यूज़ मिलते हैं आजकल के यंगस्टर्स के साथ, तो प्रॉब्लम ही ये है। दूसरा, अब मार्केट को आप कैसे देखते हो? मार्केट में मतलब एक आम आदमी की नज़र से उसके दिमाग में ये है कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट जुआ है ना, और वो उसी जुए को लेकर के चलता है। अब उसको कैसे समझाया जाए कि वन, शेयर मार्केट जुआ नहीं है या म्यूचुअल फंड जुआ नहीं है। दूसरा कि आपने ट्रेडर नहीं बनना, आपने इन्वेस्टर बनना है। बिल्कुल। तीसरा कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि हम घर लेकर के तो भूल जाते हैं, उसको बेचने की नहीं सोचते। पर म्यूचुअल फंड के जो NAV है हम रोज चेक करेंगे, 10 रुपये कम हो गया, 20 रुपये कम हो गया। उस हैबिट को कैसे चेंज किया जाए? इसमें सिंपल सी चीज़ है, देखो कि मार्केट है, ये ऊपर नीचे अगर नहीं होगा तो आपके पैसे ही नहीं बढ़ेंगे। जैसे अभी की सिचुएशन में देख रहे हैं कि मार्केट में बड़ा न्यूज़ है
डेली अगर आप न्यूज़ चैनल देखो तो आते हैं कि दुनिया खत्म हो रही है। खत्म होने वाली है, 1,000 करोड़ का नुकसान हो गया, लहूलुहान हो गया, इस तरीके के न्यूज़ आपको मिलते हैं। ये बेसिकली आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको अपने, मैंने हमेशा बोला कि गोल पे अपनी चीज़ों को हमें करना कहाँ जाना है, अगर वो पता है तो जाहिर सी बात है घर से भी निकलेंगे तो आप ये सोच के नहीं चलते ना कि सारी बत्ती ग्रीन ही मिलेगी, आपको रेड लाइट भी मिलेगी, कहीं हो सकता है गड्ढे भी मिल जाएं, हो सकता है कहीं आप जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ आपको डाइवर्जन भी मिले। तो वो चीज़ पे हमें तो ध्यान ही नहीं देना, हमें अगर मैं फोकस हूँ तो मेरे को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर लॉन्ग टर्म में। अगर मैं बात करूँ, अगर आप पुरानी हिस्ट्री भी देखें या तो कितनी बार हमारे 35 साल की हिस्ट्री में इंडियन मार्केट जो हमारा मार्केट है, इसमें बाजार कितनी बार इससे भी ज़्यादा परसेंटेज से नीचे गया है, लेकिन अगले 2-3 साल में आप देखेंगे कि फिर वो उतनी ही डबल तेजी से ऊपर गया, रिकवर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी, अगर कोई पुराने इन्वेस्टर, मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक मुझे याद है, मैंने कब फर्स्ट जॉब हुई थी तो मैंने उस समय 1,000 रुपीज़ की SIP एक करी थी, यूनिट लिंक प्लान था। अच्छा। इंश्योरेंस के साथ उसमें काफ़ी चलते थे। तो यूलिप प्रोडक्ट, है ना। तो वो आज में सन 2008 में, 18 साल हो गए। हाँ जी, तो वो आज भी चल रही है और उसका रिटर्न मैं आज देखता हूँ मार्केट, जबकि इस फेज में मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे गया, लेकिन आज मैं उसको अगर देखता हूँ तो बहुत अच्छा अमाउंट है। तकरीबन कुछ शेयर करना चाहें कितना हो गया? 1,000 रुपए की सिप का मतलब 18 अगर मैं परसेंटेज में अगर रिटर्न की बात बताऊँ तो वो दैट इज मतलब 25% से ऊपर का कंपाउंडिंग है। 1,000 रुपए की सिप, बिल्कुल। और 16 साल हो गए शायद। बिल्कुल, हाँ 16 साल, 18 साल का 2008 में। और कितना कर हो चुका होगा, कुछ ऐसा आइडिया नहीं? मैंने देखा ही नहीं है उसको, मेरे को लगता है 2 साल तक से पहले, लास्ट मैंने 2 साल पहले देखा था, है ना। तो और मैंने तो आज तक नहीं देखा कि उसमें देखता ही नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसका वो रिटायरमेंट फंड है, वो सिर्फ मेरा है, किसी को नहीं देना उसको। तो और दूसरी चीज एक मैं बोलूँ ना कि लोग अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करने लग जाए ना तो दे कैन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ऑटोमेटिकली प्लान हो जाती हैं। क्योंकि आप देखो कि आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन मिल सकता है, मैरिज के लिए लोन मिलता है, घर के लिए मिलता है, कार के लिए लोन मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए नहीं मिलता। तो आपने अगर वो फोकस कर लिया तो आप सोचो कि एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया। तो आज की डेट में ऐसी भी फैसिलिटी आ गई है कि आप जैसे कि 1 करोड़ के इकट्ठे हो गए आपके 15-20 साल में, और आपको बिटिया की शादी करनी है आज की डेट में कि 40 लाख रुपए में, तो आपको उस म्यूचुअल फंड को तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो और अपनी मर्जी से उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको रिपे भी कर सकते हो, और आपका इन्वेस्टमेंट भी इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि अगर निकाल लिया तो रिटर्न वहीं पे ब्रेक हो गया, लेकिन क्या है कि मैंने अगेंस्ट में ले लिया तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसलिए मैंने बोला कि एक गाइड की ज़रूरत है आज की डेट में, जो कि हम बेसिकली हमारा फोकस एक्चुअली है नहीं। हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें हम खुद कर लें, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है तो हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जो कि आगे चल करके हम एक्चुअली देखा जाए तो हम अपने लिए ही बुरा कर रहे होते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी इन्वेस्टर जाता है तो अब हमारे पास 40-45 AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूज करनी है, कैसे चूज करनी है? 1, 2 कि क्या वो सारी जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनमें उनका पैसा सेफ है नहीं है? क्योंकि इंडियन जो पैसा लगाता है उसका सबसे पहला कंसर्न होता है कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं है। बिल्कुल। तो देखो क्या होता है कि जब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो बिल्कुल रेगुलेटेड है, जैसे सेबी के थ्रू, है ना। वो पैसा आपका बिल्कुल 100% सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। जैसे बैंक को RBI गाइड करती है, इंश्योरेंस को IRDA करती है, तो यहाँ पे सेबी का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत छोटी से छोटी चीज़ों पर नज़र होती है उसकी कि कौन सी AMC क्या कर रही है, कहाँ है। इसलिए आप देखो कि यहाँ पे हमारा डेली का जो हम NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू जो हम बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपनी का डेली का खर्चा और डेली की इनकम है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और इसलिए देखोगे कि NAV डेली चेंज होती है। बिल्कुल, है ना। तो इस वजह से मैं आप देखोगे कि बहुत लोग इसलिए उसको डेली बेसिस पे, आप जो बोलते हैं ना कि डेली चेक करते हैं, तो उनको एक्चुअली क्या होता है कि जब वो बढ़ता है ना NAV तो लोग वो एक्साइट करता है
खून बढ़ जाता है। हाँ, और जब वो गिरता है तो फिर और मार्केट की जब नेगेटिव न्यूज़ भी आती है, तो वो थोड़ा-सा परेशान होता है और वहीं पे आती है कि अगर कोई नहीं गाइड कर रहा, तो आप पैसे विथड्रॉ कर लेते हो। 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन क्या करते हो कि यार अब वो हैंड होल्डिंग अगर हैंड होल्डिंग नहीं हो कोई कर पाता वहाँ पे। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर हैंड होल्डिंग नहीं है तो फिर आप गए, गए। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे है कि अगर आपने अपना रूटीन जो है बेसिकली जो आपने एसआईपी बेसिकली क्या है, एक रूटीन ही तो है और इससे अच्छा टूल नहीं है आज की डेट में पैसा बनाने का। मतलब हर मैंने और कोई लिमिटेशन नहीं है आज की डेट में। तो मैंने बताया कि 100 रुपये से भी आप एसआईपी चालू कर सकते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल है। म्यूचुअल फंड की एएमसी में कितने कर घपलेबाजी हो सकती है? बहुत कम चांसेस हैं ऐसा होने की, क्योंकि मैंने बोला ना कि सेबी हर दिन छोटी-छोटी चीज़ों पे एक नज़र होती है और कोई भी इतने कंप्लायंसेज हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर कि जितना किसी इंडस्ट्री में नहीं है। क्या बैंकों में जितना कंप्लायंस है उससे ज़्यादा कंप्लायंस है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरी बैंक में एफडी शायद 5 लाख रुपए तक सेफ है, या 1 लाख या 5 लाख तक वो safe है। इंश्योरेंस होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपकी सेफ है, फिर हाँ, बैंक अगर गया तो आपके बिल्कुल। पैसे भी गए। पर इसके अंदर हमारा म्यूचुअल फंड्स में देखो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, आज उसकी वैल्यू घट करके मान लो 4.5 लाख हो गई, तो कहीं उसको लगता है ये नुकसान हो गया। बेसिकली वो नुकसान नहीं है, क्या है उस समय की वैल्यूएशन कम हो गई है। आपको अगर लंबा सिंपल सी चीज़ है कि 10 साल जाना है, लेकिन ये 2 साल में अगर मान लो ये वैल्यू कम हुई, तो लेकिन आपका टारगेट तो वहाँ तक का है ना, तो वहाँ तक जाएंगे कभी और लॉन्ग टर्म में कभी भी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कभी नुकसान किसी को हुआ है। जिसने मतलब फियर की वजह से जो बाहर आया है वही नुकसान में जा सकता है। ऐसा मैंने तो अभी कहीं नहीं देखा कि जो लंबा रहा है और उनको नुकसान हुआ हो। एवरेज जो रिटर्न आता है वो कितना करा जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इतना परसेंटेज है ना, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में भी है, तो एक्चुअली आप देखो जैसे आप बोल रहे हो ना सेबी कितना है, हम आपको आज मैं ये बोल भी नहीं सकता एज पर कंप्लायंस की 10% रिटर्न मिलेगा या 12%। सेबी बिल्कुल इसको मना करती है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मार्केट में रिस्क है। मतलब लाइक इस तरीके से बोले कि एक कम रिस्क, मतलब इन द सेंस कि पैसा डूब जाएगा वो वाला रिस्क नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं, बिजनेस है। आप तो उसमें क्या होता है कि जब आप मार्केट नीचे उसमें पैसा निकालोगे तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यूएशन कम है तो वो निकल जाएगा, लेकिन आपका पैसा वो नुकसान में नहीं है, वो वापस छोड़ दो, वापस वो रिकवर हो जाएगा। अच्छा, हम इस तरह से नहीं पूछते, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछते हैं कि जितनी एएमसीज हैं अगर हम उनका एवरेज रिटर्न देखें तो मैक्सिमम कितना रिटर्न रहा है पिछले 20 साल का, 10 साल का लेकर के चले? अगर मैं देखूं तो ये 10-11% से नीचे तो कभी मुझे नहीं लगता कि कभी गया है किसी भी एएमसी का, इससे ऊपर ही रहा है। अच्छा, और लॉन्ग टर्म में? हाँ, और लॉन्ग टर्म मतलब 10 से 20 साल का ओरिजिन लेके चले। बिल्कुल। और मैक्सिमम कितना रहा है सर? मैक्सिमम भी आई थिंक 17-18% भी आए हैं। कुछ फंड्स में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन उसको हम ये स्टिक करके नहीं समझना चाहिए कि हाँ इतना ही मिलेगा। अभी जैसे नई जनरेशन है जो कि 2020-21 के बाद नए इन्वेस्टर हैं जो कोरोना की पैदाइश, बिल्कुल, तो उनको तो अभी जो नए मार्केट में आए उनको तो उन्होंने आज तक मार्केट को गिरते हुए कभी देखा ही नहीं। हमने तो 2008 से पता नहीं कितनी बार मार्केट गिरते हुए देखा है, और इन्होंने तो देखा ही नहीं है। तो इनको ये लगता है कि एक मतलब उनकी भी गलती नहीं है एक्चुअली, हम बोले तो एक वो ट्रेंड ऐसा है कि हमेशा हर चीज़ को ऊपर ही जाते देखा है, तो हमें सब अच्छा लगा। तो आज जब ये करेक्शन जैसे अभी चल रहा है 10-15% थोड़ा करेक्शन, हाँ, ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, इससे भी बड़े करेक्शन हुए हैं और इससे ज़्यादा डबल जंप करके रिटर्न बने हैं लोगों के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। और रही बात जैसे आपने बोला सेफ़ है, तो वो 100% सेफ़ है। सारे एएमसीज अंडर कंप्लायंस हैं, सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, बस आपको उसमें से प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है कि आप नीड के अकॉर्डिंगली, आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली कि आपका रिस्क कितना है, कितने समय के लिए पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, क्या कितने समय का गोल है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने फंड सिलेक्शन करा है तो कोई रिस्क नहीं है। पर आपका रिस्क एपेटाइट, आपके गोल, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, प्लान, बिहेवियर, आपकी स्ट्रेटेजी को अगर कोई शख्स है वो अच्छा समझ सकता है या म्यूचुअल फंड एडवाइजर अच्छा समझ सकता है? जैसे मैं हूं, मैं कॉमन मैन हूं, मैं जितना मर्जी पढ़ लूं, मतलब पढ़ने वाला एक नॉर्मल जितना आम आदमी पढ़ सकता है, वो अपनी रिस्क एपेटाइट को ज़्यादा समझ पाएगा या गोल को अच्छा समझ पाएगा, या अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट को म्यूचुअल फंड एडवाइजर को बताएगा तो वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा? इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर को अपने फैमिली मेम्बर की सर्जरी करने की परमिशन नहीं है।
जानते होंगे, नहीं मुझे पता है नहीं ना? but मतलब ऐसा बोलते हैं कि इसमें होता क्या है कि जब एक डॉक्टर अपने सपोज अपने एक ऑपरेशन थिएटर में अपने बच्चे की सर्जरी कर रहा होगा, इमोशंस तो क्या वो, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। लेकिन वो वही अगर कोई दूसरा पेशेंट है तो बहुत ईज़िली कर पाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ आप इसको बैठ के ये चीज़ें करें, हाँ तो दैट इज़ मतलब आपके लिए वो वैल्यू ऐड भी करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल स्टिक होगा आपके गोल के साथ। वो समय-समय पे आपको बताता भी रहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके फाइनेंसेस में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है या कुछ ऐसी लायबिलिटी बढ़ जाती है, आप उनके साथ डिस्कस करिए, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। और आपको कभी मतलब वो एक एडवाइजर जो है वो अपने आप को फाइनेंशियली प्रोडक्ट को लेकर के हमेशा अपडेटेड रहता है, बिल्कुल, और एक जो कॉमन मैन है उसको इतने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा। बिल्कुल। सेबी की गाइडलाइन में आप देखो, जैसे जो म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हाँ जो वो उनको हर 3 साल में एक सबसे पहले तो उनको एग्ज़ाम्स अपडेट देने होते हैं, करना है, अपग्रेड हाँ। नॉलेज अपडेट करते रहना पड़ेगा। और हाँ। फाइनेंस इंडस्ट्री ऐसा है कि हर दिन एक नई इन्फॉर्मेशन होती है।